Myself, Ramadin Raul. I'm from Odisha. I'm working at Charm Foundation as a project coordinator of Stop Acid Attack Camp in Odisha. जैसे कि आप सबको पता है, मैंने एसिड अटैक को सर्वाइव किया है। अगर जिसको नहीं पता है, अब पता चल गया होगा। लाइक मेरे साथ जो हुआ था, आज मैं आप सबके सामने बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो हुआ था वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। अब मैं कभी नहीं चाहूंगी वो किसी के साथ हो, इसलिए बताना बहुत जरूरी है ताकि सब अवेयर होए क्या क्या हुआ था मेरे साथ। जब मेन बात आती है ना, कहाँ से शुरू होता है ये सब चीजें, कि क्यों लोगों के दिल में इतनी नफरत फैल जाती है कि तो वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। मैं भी एक लड़की थी, और जब मेरे को एसिड अटैक हुआ था, मैं 16 साल की थी, और वो ईयर था 2009। उस टाइम मैं 12th में स्टडी कर रही थी। बस मैं सबकी तरह उड़ना चाह रही थी, जीना चाह रही थी, बहुत कुछ करना चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या करूं। लेकिन शुरुआत एक होता है ना, बहुत बचपन से होता है, बचपन की दिल थी, बहुत कुछ मन था, लेकिन मेरे अंदर कोई वो नहीं थी कि मैं किसी के साथ झगड़ा कर। अगर मैं झगड़ा करती तो खुद ही रो लेती थी, मुझे झगड़ा आता भी नहीं था। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने सिर्फ तो ना ही बोला था। क्या मुझे इतना हक नहीं है कि अपनी जिंदगी के फैसला मैं खुद कर सकती हूँ? क्या मैं किसी की बातों के आना मुझे सही था? क्या अगर उसकी बातों में मैं आ जाती, मेरे साथ आज ऐसा नहीं होना था? ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये सोसाइटी ने कहा था। या तो चले जाती उसके साथ, तेरे साथ ये नहीं होने वाला था। जो मेरे ना कहने में उसने मेरे पे इतना बड़ा हादसा कर दिया, तो मैं उसके साथ चली जाती, जिंदगी बिताती। क्या मैं बिन बाप की बेटी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था? ये मैंने नहीं सोचा था, ये सोसाइटी ने बोला था। क्योंकि मैं 3 साल की जब थी, आई हैव टू सिस्टर, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे पापा इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हो गए थे, तो मेरी सोसाइटी ने बोला था कि बिन बाप की बेटी है, इसके ऊपर तो होना ही था। क्या मैंने कुछ गलत किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सोसाइटी ने बोला था। क्या मेरी माँ की परवरिश गलत थी? कौन माँ बाप चाहेगा उसकी बेटे के साथ या बेटी के साथ ऐसा हो? ये मेरी माँ नहीं सोच रही, मेरी सोसाइटी ने सोचा था। क्या लड़कियों के साथ कुछ होने के बाद कुछ भी ऐसा हो जाए, क्या उनकी अस्तित्व मिट जाती है, उनकी जिंदगी मिट जाती है? ये मैंने नहीं सोचा था, मेरे माँ ने नहीं सोचा था, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने सोचा था। मेरे खुद की मामा ने बोला था कि यार बच्चे के क्या करेगी, उसको डॉक्टर को बोलकर कुछ पैसा देकर इंजेक्शन देके मार दो। हाँ दोस्तों, ये जो सारी जड़ है ना, ये सोसाइटी से ही आती है। क्योंकि हमारे समाज में चेंज नाम की चीज नहीं है। हम तो डेली आवाज उठाते हैं, लेकिन हम आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। सबको आवाज उठाना पड़ेगा, सबको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। 2009 की बात थी, और मैं उस टाइम 12th में स्टडी कर रही थी। अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी चल रहा था। चाहे जिंदगी जैसा भी हो, जो भी हो, स्ट्रगल लाइफ था, और आराम से चल रहा था। क्योंकि मैं बचपन से ही लाइफ को स्ट्रगल में देखा है, क्योंकि बचपन से ही पापा नहीं है। माँ को परवरिश में बहुत सारी दिक्कत आती थी, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये महसूस नहीं करने दिया कि हमारे पापा नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि मैं भगवान पे नाराज होती थी। मैं सिर्फ इसलिए नाराज होती थी कि मेरे पापा नहीं है, और किसी बात में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं था। जैसे भी था, जो भी था, बहुत अच्छा था। जब मैं 12th में स्टडी कर रही थी, तो उस टाइम हमारे कॉलेज के पास, जब मेरी 11th शुरू हो गया था, एक पैरामिलिट्री ग्रुप आए हुए थे, जो आर्मी ग्रुप आए हुए थे। उनमें से एक लड़का था 28 साल का, और वो उड़ीसा का ही था, और वो आर्मी में जॉब कर रहा था। उसने कॉलेज के पास मुझे देख लिया, और पता नहीं, तुरंत से देखते ही उसके अंदर फीलिंग्स आ गई। उसको फीलिंग्स तो नहीं बोलते, एक होता है ना, एक साइको सोच होता है कि जबरदस्ती किसी को चाहना विदाउट परमिशन, उसकी बिना मर्जी के। तो उन्होंने मेरी फैमिली को प्रपोजल दिया। मेरी फैमिली ने इग्नोर किया। मेरी माँ ने मना किया कि जस्ट लाइक मैं 16 साल की थी, और मेरी माँ ने बोला कि उसकी उम्र नहीं है, तो उसने नहीं ही माना।
उसने बार-बार कन्विंस करने की कोशिश किया, बहुत बार किया। उसने हद कर दिया घर में फ़ोन कर के सबको परेशान, इवन मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो इतनी कम उम्र में इतना स्ट्रेस ले रही थी, स्ट्रेस लेने की क्यों नहीं लेती? अगर कुछ होता है ना, गलत मुझे ही ठहराया जाता था। बिना क्यों तुझे फ़ोन कर रहा है? उसके कोई कारण होगा। सोसाइटी कुछ-कुछ बोलने लगे थे, क्यों वो तुझे ही जा रहा है और इतनी सारी लड़कियाँ जा रही है तेरे उसके पीछे तो नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी बातें, वो बातें सुन-सुन के तो मैं ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही थी। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, तूने तो गलत नहीं किया, तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है? लेकिन लोगों की नेगेटिव बातों का तो असर पड़ता है ना, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, ज़्यादा नेगेटिव बातों को ही मतलब दिमाग में घुसाते, पॉज़िटिव बातों को तो नहीं घुसा अगर पॉज़िटिव बातों को घुसाते तो शायद ये चेंजेस बहुत सारा आता हमारे समाज में। तो ऐसे ही धीरे-धीरे दिन में दिन बढ़ती गई, उसकी हरकतें बढ़ती गई। उसने फैमिली को तो बहुत सारी चीज़ों में परेशान किया, फ़ोन करके, ऐसे बोल-बोल के उसको आगे आर्मी मैन उसको रिस्पेक्ट दे के उसको समझाया जा रहा था, लेकिन उसने नहीं माना। जब घर से नाकाम रहा, तो उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। जैसे मैं रास्ते पे जाऊँगी तो वो मुझे रोक लेता था। जैसे मैं गेट के सामने जाऊँगी तो मुझे बुलाता था। ऐसे कर के उसने एक दिन लिमिट क्रॉस कर दिया। एक दिन मैं आ रही थी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 3 दोस्त थे, हम 4 लड़के फ्रेंड जाते थे कॉलेज। तो उसने हाथ पकड़ लिया था कि मैं तुम्हारे पीछे पागल की तरह हो रहा हूँ, आप मेरी बातों में नहीं आ रहे हो। तो मैंने बोला मैं तो नहीं चाहती हूँ ना आप मेरे पीछे पागल की तरह आप अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप समझते नहीं हो चीज़ों को, क्यों नहीं समझते हो? उसने नहीं माना मेरा मैंने बोला कि मेरा हाथ छोड़ दो, पहले तो मेरा हाथ छोड़ा बदतमीज़ कर रहे हो। तब जो नहीं छोड़ा उसने बोला अगर नहीं मानोगे तो मैं हाथ नहीं छोड़ूँगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि अगर हाथ नहीं छोड़ोगे तो हम चप्पू से तुझे मारेंगे। तो उसने हाथ छोड़ दिया तो मैंने उसको चाँटा लगाया था। क्योंकि आधे रोड के पूरा एकदम रोड के बीच में हाथ पकड़ रहा है, लोग जा रहे देखते रहे, कोई पूछ नहीं रहा है कि क्या हुआ है? पूछता तो कोई नहीं, सब तमाशा देखते हैं। तो मैंने चाँटा इस गुस्से में लगाया, तब मैं रो रही थी क्योंकि जब मैं डर जाती हूँ, तब जब मैं गुस्से में होती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती, बस रोती ही हूँ। अभी जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कि बहुत छोटी थी मैं। चाँटा जो था उसके गाल पे नहीं बजा था, उसके गले पे बजा था क्योंकि वो आर्मी मैन था, बहुत ज़्यादा लंबा था। तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया था, तो मैं आकर घर में रोने लगा कि इतना बदतमीज़ से इतना परेशान करे, मैं सब कुछ बातें बताती थी मेरी माँ से, तो मेरे जो फूफा के बेटे लोग थे, वो मेरे सीनियर थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, मेरे से 15-20 साल बड़े हैं और वो हमारे घर में ही रह रहे थे क्योंकि पापा के डेथ होने के बाद फूफा ही घर चलाते थे। और उन्होंने फ़ोन किया, उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, मुझे जब फाइटिंग हो गई और आपस में एकदम वार्न दे दिया। उसने बोला कि अगर ये मेरी नहीं हो सकता तो मैं किसी की नहीं होने दूँगा और मेरे भाई ने बोला कि तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि दोनों लड़के हैं, ब्लड गरम थे, उसका कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं गया, बस ब बातें बिगड़ती गई। लेकिन मैंने ट्यूशन कॉलेज जाना बंद कर दिया, कहीं न कहीं मुझे कुछ डर लग रहा था। मुझे एसिड के बारे में नहीं पता था, एसिड क्या होता है? एसिड की क्या चीज़ है? मैंने एसिड कभी देखा नहीं था, बस सुना था कि ज्वेलरी में एसिड यूज़ होता है। मैंने एसिड नाम तो नहीं सुना था, बस केमिकल यूज़ होता है, ये सुना था। लेकिन ये डर था कि उससे पहले कुछ हादसे हम लोगों के साथ हो चुका था, जो हम 4 फ्रेंड जाते हैं। क्योंकि एक बार क्या होता है कि 2 लड़के बाइक से आ रहे थे, तो हमारी चेस्ट को टॉस करने के लिए उन्होंने हमारे अप्रोन को खींच लिया था। तो हम लोग रोड पे गिर गए थे, बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो वो डर था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लेता है, तो वो मेरे प्राइवेट पार्ट्स को भी छू सकता है। मेरे चेस्ट में हाथ रख सकता है, मेरे बैक में आ सकता है रख सकता है। कहीं मुझे पकड़ ना ले, तो ये डर था। तो इसी वजह से मैं नहीं गया। मैंने बोला कुछ दिन तक मैं नहीं जाऊँगी। तब उसने जैसे देखा कि धीरे-धीरे दिन पे दिन बीतती गई, मैं नहीं जा रही हूँ, उसके सारे रास्ते बंद हो गया, तो उसने एक प्लान किया आफ्टर 10 डेज़ ये जनवरी की बात थी, ये 2009 की जब मेरा 12th स्टार्ट हो गया था। उसने एक प्लान किया कि फ़ोन किया लास्ट कॉल घर में कि मैं अपनी माफ़ी माँगना चाहती हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गई और मैं एक ऑफ़िसर हूँ, आर्मी मैन हूँ और मैं जो भी किया था गलत किया था और
कुछ दिन के लिए मैं पागल हो गई थी प्यार में, हो गया था प्यार में। ऐसे-ऐसे कुछ करके तो दोबारा मैं परेशान नहीं करूँगा, वो अपने जीवन जिस तरह से जी रही थी वो जी सकता है। तो ऐसा करके फ़ोन काटा तो विश्वास तो नहीं हो रहा था कि 2 साल से 1 साल से तो उसने एकदम पूरा तंग करके रखा था। कुछ दिन तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, ना उसका कॉल आया, ना वो घर के सामने आया। तो हम लोग मेंटली क्लियर हो गए थे कि नहीं, अब नहीं होने वाला है, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फिर मैं अपनी लाइफ़ जिस तरह से जीने लग रही थी, तो जनवरी गया, फरवरी मंथ गया, तो मुझे कहीं न कहीं खबर मिल रहा था कि वो मेरा खबर ले रहा है। कोई तो ऐसे बताते थे जैसे कि दोस्तों-दोस्तों में तो बात चलती है कि घर के पास कुछ लोग मिले हुए हैं और मेरे कॉलेज के पास कुछ लोग मिले हुए हैं। मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे घर में क्या-क्या हो रहा है, कब कहाँ जा रहे हैं, कौन-सा ड्रेस मैं पहनती हूँ, एवरीथिंग। लेकिन वो बातें मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब मैं माँ को बताती थी, तो कोई नहीं विश्वास कर रहा था कि नहीं, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहा था, कॉल नहीं आ रहा था, कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था। 2.5 महीने हो गए, मार्च महीना हो गया। अप्रैल महीना शुरू हो गया है, तो हम लोग एकदम मेंटली क्लियर हो गए थे नहीं, मैं अपनी लाइफ जिस तरह से जी रही थी वैसे ही जाने-आने सब कुछ करने लगी। तो जिस दिन एक्सीडेंट तक होने वाला था, उससे 3 दिन पहले मैंने उसको देखा था। वो बाइक से जा रहा था, पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि उसको चलाना बाइक नहीं आता था, ये कहीं न कहीं मुझे पता था। खबर मिलता था जैसे जैसे कि बातें होती है ना, तो कहीं न कहीं खबर मिलता था। तो क्या हो रहा था कि मैं उसको देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि वो क्यों आया है यहाँ पे। मैं जब घर में बताया तो घर में बोला कि तो वो तेरी गलतफ़हमी है क्योंकि तू डर गया है। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है। तो जिस दिन एक्सीडेंट तक होने वाला था वो 18 तारीख था, सैटरडे टाइम था, शनिवार, और मैं अपनी कज़न बड़ी पापा के बेटे के साथ मेरी छोटी मौसी के घर गई थी। जस्ट लाइक 1 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। तो हम दोनों रिटर्न कर रहे थे लाइक अराउंड इवनिंग 5:30 या 6 ओ क्लॉक रिटर्न कर रहे थे, सामान देके साइकिल में। वो चला रहा था, मैं पीछे बैठी थी। तो मैंने देखा कि 2 लड़के बाइक से आ रहे हैं, ऐसे तो गाड़ी आते-जाते थे। वो 2 लड़के बाइक से आ रहे हैं। वो पीछे बैठा हुआ था, उसके हाथों में एक बॉटल था और उसके पीछे एक ब्लैक कलर का बैग। उसने ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था, ब्लैक कलर का कैप पहना हुआ था, सिर्फ व्हाइट कलर का पैंट पहना था। जो बाइक चला रहा था उसने स्काई ब्लू कलर का शर्ट और व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था, फॉर्मल पैंट। तो मैं उसको देख-देख दूँ क्योंकि वो इमेज मेरे दिमाग में कभी जाएगा नहीं, वो किस तरह से आया था। तो मैं उसको देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि वो फिर आया है। फिर मैंने सोचा कि 2.5 महीने से तो मुझे परेशान नहीं कर रहा, मैं क्यों इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। इतने सोचते टाइम वो मुझे साइकिल हमारी साइकिल को उसने क्रॉस करके चला गया। तो थोड़ा-सा कुछ सेकंड के लिए एकदम लाइक 1-2 सेकंड के लिए तसल्ली मिल गई कि नहीं, मैं गलत सोच रही थी। तो मैं तब बहुत ज़्यादा गलत था। तो फिर साउंड आया कि गाड़ी यू टर्न हो रहा है। मैं पीछे मुड़ के देखा कि गाड़ी सच में यू टर्न हो रहा है और फिर सामने से यू टर्न करके उसने मेरी साइकिल को रोक दिया। मेरे भाई ने बोला कि तू फिर बदतमीज़ करने आ गया। मेरी जो बड़े कज़िन बड़े पापा के बेटा था वो मेरे से 1 साल बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उसने बोला कि मैं कहाँ बदतमीज़ करने आ गई, मैंने तो अपने कमिटमेंट रखा था ना, मैं तो परेशान नहीं किया था। आज जो आई हूँ वो फाइनली स्टेप लेने के लिए आई हूँ। तो मैंने बोला क्या? ना मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। और मैं उसको रिस्पेक्ट दे रही थी एज़ ए आर्मी मैन। एक तो होता है ना शुरुआत से ही रिस्पेक्ट देने के लिए बात बता रहे कि देश सेवा करते हैं। उनके बर्थडे को देख के एकदम करेज आती थी। वो उस हिसाब से मैं रिस्पेक्ट दे के आप करके बात कर रही थी। तो उसने जो बोला ना मैं फाइनली लेने आई हूँ और उसने वहीं पे धमकी दिया, धमक दिया कि अगर आप नहीं जाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मैं सीधा तू-ता में आ गई। कि आप होते कौन हो मुझे मतलब तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले? तेरे साथ मैं जाऊँगी, तेरी धमकी में मैं डरूँगी, ठीक है क्या कर लेगी? मुझे मार देगी, ठीक है मार ले, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊँगी। अगर ज़्यादा इरिटेट करेगा, ज़्यादा परेशान करेगा तो यहाँ के लोगों को मैं बुला लूँगी। तो उसने बोला कि तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो और इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मैंने बोला ठीक है, जो होना है होने दो। तो मैं उस टाइम वो बॉटल खोल रहा था, मैं उसको देख रही हूँ,
तो आई गेस कि क्योंकि वो बहुत बार वो ड्रिंक करके फ़ोन करता था और बहुत बार मुझे मतलब इमोशनल ड्रामाबाज़ करता था घर के सामने, तो मुझे लगा कि आई गेस वो मेरे सामने ड्रिंक करने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊँ। तो मैंने उसको इग्नोर किया, जस्ट कुछ सेकंड के लिए मैंने भाई को बोला कि चल, अब तो चल कर। तो मैं पीछे बैठने जा रही थी, तो बार-बार वो मुझे बोल रहा था, "अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा।" मैं बोली, "तुझे जो करना है कर ले।" तो उसने मेरे सर पे डालना शुरू कर दिया। सर पे जब डालना शुरू कर दिया, मैंने उसको बोला, "क्या कर रहे है? क्या कर रहे है तू?" तो मैं उसके हाथ को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं रोक रहा है। मैं उसको नहीं रोक पा रही हूँ। मेरे भाई ने उसको रोकने की कोशिश किया, तो उसने मेरे भाई को एकदम लात मार दिया और प्लान में तो आए थे, जो लड़का गाड़ी चला के आया था, वो एकदम स्टार्ट में थी, 2 हाथ दूरी में ही गाड़ी था। एकदम बैठ गया और चिल्ला के बोला, इतनी जोर से चिल्लाए कि लोग घर से बाहर आ गए, उसके चिल्लाने से। कि तो मेरी नहीं हो सकता तो मैं किसी की नहीं होने दूँगा। वहाँ से वो भाग गया और आफ्टर फ्यू सेकंड मान लो कि मुझे किसी ने ज़िंदा आग लगा के चला गया। मतलब इतना पेन स्टार्ट हो गया। क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या हो गया? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मेरे बाल बिखरने शुरू हो गए थे, मेरे बाल टूटने शुरू हो गए थे, मेरे कान मेल्ट होके टाइट हो जा रहा था, मेरी आँख बाहर आ रही थी। एकदम मेरे शरीर जितने भी सारे चमड़े थे, मेरे पूरे स्क्रैप डैमेज है। सबने अपने मेरे ओपन हेड फोटो देखा होगा इंस्टाग्राम में। पूरी स्क्रैप डैमेज है, पूरी स्क्रैप एकदम मेल्ट हो रही थी। क्या हो रहा था मेरे साथ मुझे नहीं पता, क्या डाला गया था मुझे नहीं पता, बस इतना था कि मुझे दर्द बहुत हो रहा था। मैं एकदम चिल्ला रही थी, इतनी भयंकर जैसा चिल्ला रही थी और रोड पे गिर गई, चिल्ला-चिल्ला के। लोगों ने गोल चक्कर बना ली, कोई मुझे पकड़ने नहीं आ रहा था, एकदम शॉक में थे। अगर कोई पकड़ने आ रहा था उसकी बन हो जा रही थी, डर के मारे कोई पकड़ नहीं रहा था। जो एसिड का जो फास्ट ट्रीटमेंट होता है ना, वो मुझे नहीं मिला था क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं था, कोई लोग अवेयर नहीं था। आज जितना अपडेट हो रहा है, जितना लोग जागरूक हो रहे हैं, आज जितना मीडिया में दे रहे हैं, उस टाइम मीडिया में कहाँ थी? 2009 में इसके ऊपर तो लॉ ही नहीं आया था इंडिया में। इस मुद्दे में हमारी कैंपेन ने स्टॉप एसिड कैंपेन लॉ आया जब इंडिया में 2013 में, इससे पहले तो लॉ ही नहीं था। तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा। मेरी जो मौसी के छोटे देवर है, मेरे छोटे मौसा वो आए, उन्होंने कुछ घर से बुरे लेकर मुझे ढाँक दिया और उनसे काँधे पे डाल के घर तक ले गए। अपने ही तो काम देखते हैं कुछ-कुछ, लेकिन गाँव वाले तो तमाशा देखते हैं, गोल चक्कर बना ले। कोई नहीं, तब तक कोई नहीं समझ पा रहा था क्या हो रहा है। जब मुझे घर तक ले आए, मेरी माँ ने मुझे गोद ले लिया। मेरी माँ की राइट साइड हैंड, उसके ब्रेस्ट, उसकी ब्रेल एकदम जल गया है। आज तक वो ठीक नहीं हो पाया। तो मेरी एक घर के पास ज्वेलरी शॉप थे, जो छोटे-छोटे मैकेनिकल होते हैं, जो काम करते हैं, ज्वेलरी ठीक करते हैं। उन्होंने बोला इसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया। और मुझे वही एसिड डाला गया था और उसमें पानी मिक्स किया गया था, फिर भी इतना हार्म हो गया था। मुझे वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, गाँव लोग तो नहीं जाते, एटलीस्ट तो डॉक्टर को पता होना चाहिए ना, एसिड क्योंकि पढ़ाई तो शुरुआत उससे ही होती होगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। इंजेक्शन दे दिया क्योंकि मैं चिल्ला रही थी, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, ताकि 1 घंटे के लिए सो जाऊँ और बैंडेज कर दिया, एक बूँदे भी उन्होंने पानी नहीं डाला। वहाँ से मुझे बड़े हॉस्पिटल रेफर किया गया। जी। तो अराउंड नाइट 10:30 को मुझे भेजा गया, रेफर किया गया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल 44 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या डेढ़ घंटा लगता। लेकिन क्या हुआ कि 10:30 को मैं निकली, सुबह 4 बजे पहुँची। मेडिकल सिस्टम इतना खराब था, जिस एम्बुलेंस में मुझे भेजा गया, वो एम्बुलेंस रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया। और 23 को सीएम चुनाव होने वाला था, इलेक्शन चल रहा था। गाड़ी सारे बुक थे, लेकिन 1 घंटे के लिए भी कोई गाड़ी नहीं दे रहा था कि इलेक्शन प्रचार के लिए, इलेक्शन के लिए गाड़ी बुक थे। अरे किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, सब कीपैड यूज़ करते थे, इतना स्मार्टफ़ोन नहीं आया था। और सबके चार्जेस स्विच ऑफ हो गया और गाड़ी ढूँढते-ढूँढते मैं रात भर, डेढ़ घंटे, ढाई घंटे के बाद मेरा सेंस धीरे-धीरे निकला। मैं चिल्लाने शुरू हो गया कि दर्द इतना हो रहा था, मुझे ट्रीटमेंट तब तक नहीं मिला था। गाड़ी ढूँढते-ढूँढते रात को 3 बज गई थी, हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते 4 बज गई थी।
हुआ कि मुझे ज़मीन में 3 दिन तक लेटा गया। ज हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, 1 पेशेंट इतना थे कि मुझे केबिन नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। 3 दिन के बाद मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई, मेरे दोनों आइज़ बाहर आ गए थे, मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी और मेरी बॉडी 80% बर्न हो गया था। मेरी पूरी स्क्रैप डैमेज हो गया था, दोनों ब्रेस्ट, लाइक बैक, सब कुछ डैमेज हो चुका था। मेरे कान एकदम टपक गया था, एकदम मेल्ट होके नीचे गिर गया था, बस थोड़ा-सा ही बचा था। तो फिर मेरी कंडीशन खराब होने के कारण मुझे सांस लेने में तकलीफ हो गई और मुझे आईसीयू शिफ्ट किया गया। 9 मंथ तक मैं आईसीयू में रही और मेरी सिर्फ 4 ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है। मेरी सर्जरी मुझे मेरी नहीं हो पाई। उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न है क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है मेरा ट्रीटमेंट। 9 मंथ आईसीयू के रहने के बाद धीरे-धीरे मेरी तबीयत बिगड़ती गई लेकिन ठीक नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे ब्लड लगे, 27 बॉटल ब्लड लगे हैं। और उसके बीच में मेरी कंडीशन इतना बुरा हो गया कि मैं कोमा में चली गई। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर 72 आवर्स अंदर होश नहीं आएगा तो शायद हम उसको बचा नहीं पाएँगे या कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। तो आफ्टर 26 आवर्स के बाद मेरा सेंस ब्लड आया था। लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं सिर्फ़ बोल पा रही थी, ब्लाइंड हो गई थी, मेरी बॉडी पैरालाइज़ हो गया था। मेरे दोनों पैर काम करना एक पैर थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा था, एक पैर काम करना ही बंद हो गया था। हैंड थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट हो रहे थे, एक हाथ मूवमेंट हो रहा था। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो डॉक्टर को क्या इलाज करें? एक कंडीशन घाव नहीं सूख रहे थे या ऐसे कौन-सा इलाज मेरा किया जाए? डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ में थे। तो उन्होंने बोला कि हम भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं। और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो होगा देखा। उन्होंने पूरी कोशिश किया, लेकिन मेरी फैमिली को लगा अब कुछ नहीं होने वाला है। अब थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी ना, मेरी फैमिली को ही कुछ लगा था कि मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी चेहरा जल गई है, मैं ब्लाइंड हो गई हूँ, मेरी साँस तो चल रही है और बाकी बचा क्या? विकलांग हो गई है, क्या बच के क्या करेगा? मेरी मामा ने उस टाइम बोला था इसको ज़हर दे के मार दो। एक माँ ही होता है, एक पापा ही होते हैं, जो आखिरी साँस तक उम्मीद नहीं छोड़ते। जो मेरी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ा था। लेकिन घर चलाने वाले फूफा थे। मेरी माँ के पास ना मैन पावर था, ना मनी पावर था। फूफा ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करके डॉक्टर के साथ झगड़ा करके ले गए मुझे, कि हम थोड़े दिन के बाद उसको ले आएँगे। डॉक्टर ने बोला कि 95% ठीक नहीं हुआ है, उसको लेके आप क्या करोगे? मर जाएगी वो, तड़पेगी वो, जान तो नहीं जाएगी लेकिन कष्ट उसको बहुत मिलेगा। लेकिन मेरे पापा ने नहीं माना, मेरी माँ ने हाथ जोड़ा लेकिन नहीं माना। मुझे घर में लेके पका दिया। एक कोने में एक एक रूम में सिंगल रूम है, घर से अलग। उसके क्योंकि मेरी आवाज़ किसी को डिस्टर्ब ना करे, मुझे एक 4 दीवार के अंदर रख दिया। इतना छोटा-सा डिब्बा छोटा मतलब विंडोज़ टाइप का रास्ता था जाने-आने के लिए, बड़ा रास्ता भी नहीं था, मतलब बड़ा डोर भी नहीं था। उस घर में मुझे रख दिया गया और 15 दिन तक डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था, 15 दिन के बाद मेरी मेडिसिन खत्म हो गया। घाव सूख नहीं रहे थे, बैंडेज खत्म हो गया क्योंकि माँ को तो एक्सपीरियंस हो गया मेरी बैंडेज करने के लिए। माँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बैंडेज लाकर माँग-माँग कर मुझे ड्रेसिंग कराती थी, लेकिन विदाउट पेन किलर, विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट ग्लूकोज़, विदाउट कैसे ठीक होगा? घाव धीरे-धीरे गलने हो गया। सीरियसली मुझे एसिड ने नहीं हराया था, मुझे कभी एसिड ने नहीं हराया था, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया तो एसिड कैसे मुझे हरा सकता है? वो इंसान तो नहीं था, वो कैसे मुझे हरा सकता है? लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आई ना, वो जो दर्द था ना, वो जो पेनफुल था ना, वो दर्द को मैंने झेला है 2009 लास्ट से 2010 तक। मेरे घाव गल गल गया था, पल्स निकल रही थी, मेरी माँ जब ड्रेसिंग खोलती थी, टुकड़े-टुकड़े मांस गिरते थे। वो इतना पेनफुल था कि इमेजिन कि मैंने वो दर्द को सामना करके यहाँ तक आई हूँ। उस टाइम मैंने भगवान को लाख-लाख मंत्र माँगा था। उस टाइम मेरी तकलीफ ने मुझे हरा दिया था। मैं जेन्युइनली मैं हार गई थी। मैं अगर मैं चल पाती या मैं देख पाती, सीरियसली मैं कहीं ना सुसाइड कर लेती। मैं एसिड के कारण नहीं, वो तकलीफ के कारण सुसाइड कर लेती। तब तक भी मैं स्ट्रॉन्ग थी, फाइट कर रही थी उस चीज़ से डरने के, लेकिन दर्द सहूँगी तो कैसे? आखिर तो इंसान शरीर है ना, तो कोई मतलब पत्थर का शरीर नहीं है, तो कितना तकलीफ सहूँगी मैं। वो अगस्त तक मैंने वो दर्द को झेला, मेरे साथ मैं नहीं मेरी माँ ने भी झेला, बहुत ज़्यादा पेनफुल था।
एक एक सेकंड में सोया नहीं। वो कुछ महीने, जो 8-9 महीने में कितना कितना तड़पा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितनी तड़प रही थी। रात रात वो चिल्लाती थी, रोती थी। मेरे दोस्त बोलते थे, जो घर के पास दोस्त बोलते थे कि तेरी आवाज यहाँ तक पहुंचती थी। हम एकदम डर जाते थे, कितना जोर से चिल्ला रही। मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं रात को चिल्लाती थी क्योंकि पर्स निकल रहा था गाँव में, जैसे कब कब पेन होता था, कोई काट रहा है, ऐसे होता है सिचुएशन। मुझे लगा कि मैं कोई सड़ा हुआ हो गया, मुझे मतलब मैं इंसान नहीं रही है, मैं इससे सड़-सड़ के मर जाऊँगी, मैंने ऐसा क्या किया था? फिर धीरे-धीरे मेरी माँ ने कोशिश कर के मेरे घाव को सुखा दिया, क्योंकि माँ माँ की दुआ थी। और दुआ जब दवा बन जाती है ना, कोई नहीं रोक सकता है। अब मेरे अंदर भी पॉजिटिव सोच थी, क्योंकि मैं उस दर्द में भी सपने देख रही थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी। मानती हूँ हार जाती थी, लेकिन सपने भी देख रही थी मैं ठीक हो जाऊँगी। अब वो सब पॉजिटिव सोच मेरे साथ दिया। लेकिन घाव सूख गया, बस 5 साल मैं बेड पे पड़ी रही। 2014 तक एक ही बिस्तर में पड़ी रही। माँ सुसुपोटी बेड पे में कराती थी, खाना हाथों से खिला देती थी, बस लेटी रही। क्योंकि चल नहीं पा रही थी, उसका उसका रास्ता किसी ने नहीं निकाला। बस आते थे, प्रे करते थे कि हाँ, बच जाए, ठीक हो जाए। लोगों ने, यकीन मानो, अपने ही लोग, अपने घर के लोग थे जो, मैं नहीं बोल रही कि वो गरीब है, रिच है, उनके पास पैसा है, वो चाहते तो मुझे ठीक करा लेते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोच लिया कि अगर उसकी वो जिंदा हो जाएगी, उसकी माँ मर जाएगी, उसके बोझ कौन सँभालेगा? वो तो अंधी हो गई, उसको कौन ठीक करेगा? मतलब सोच कितनी कहाँ तक जा रही थी। कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं ठीक कैसे होऊँगी? अगर उसको सपोर्ट करेगा शायद तो वो ठीक हो सकता है। मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे, तो वो 6 मंथ में मुझे देखने के लिए आते थे, आफ्टर 6 मंथ, अपने दोस्त के साथ। वो मुझे अपनी बहन की तरह मानते थे, एक दोस्त की तरह। तो उन्होंने मेरी माँ को समझाया कि आंटी, क्योंकि वो मतलब स्टूडेंट है, उनको तो कहीं न कहीं पता था कि आंटी, अरे इसका अगर हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करेंगे शायद वो चल पाएगा। आपको तो इतना सब कुछ नहीं कर पाएगा, आप हाथ पकड़ के तो उसको टॉयलेट, बाथरूम ले सकते हो। तो मेरी माँ ने बोला कि लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, मैं कहाँ से लाऊँ? तो उन्होंने बोला कोई नहीं, हम करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंजिंग था, उन लोगों को भी नहीं पता था। 2014 में 20 जनवरी को मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और डॉक्टर ने जब मेरा सब कुछ टेस्ट, एमआरआई किया गया, सब कुछ ठीक गया। डॉक्टर ने बोला कि हाल ही तो 3-4 साल लग जाएँगे। अरे यहाँ पे तो 1 साल रुकना पड़ेगा आपको। सब शॉक्ड हो गए कि कहाँ से लाएँगे इतना सब कुछ। लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारा था। एवरीडे 500 चार्ज, डॉक्टर का फीस 200। मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारा था। मेरी माँ ने इलाज कंटिन्यू किया। उन लोगों ने 2 महीने तक सपोर्ट किया। लेकिन वो भी स्टूडेंट है, वो कहाँ से लाएँगे? उनके भी कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मेरी माँ को कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ बस भगवान के भरोसे छोड़ के मुझे इलाज करा रही थी। उस टाइम जो मेरे हस्बैंड है आज, उनके साथ मेरा मुलाकात हुई। वो मेरे जीवन में अजनबी बन के, एक हमसफ़र बन के आए थे। उस टाइम वो लेडी, जो हॉस्पिटल की जो लेडी नर्स थी, वो अपने सारे दोस्त को बुला के दिखा रही थी कि ऐसे एक लड़की आई, जैसे लाइक एलियन है, भूत हूँ। तो सरोज भी उनके दोस्त थे और सरोज आते थे, लेकिन सबकी सोच थोड़ा अलग होता है। वो आकर मेरी माँ के साथ बात करते थे, उन्होंने सब कुछ जानने की कोशिश की। और मार्च महीने में हम लोगों ने किराए नहीं दे पाए थे और वो नसीम का ओनर बार-बार धमकी दे रहा था कि निकल जाओ। तो हम माँ ने बोला कि अगर मेरी बेटी थोड़ा-सा चल जाएगी तो मैं जाके कुछ भी करके आपको दे दूँगी पैसा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, अप्रैल में हमारे सामान फेंक दिया। सर उस टाइम पहुँच के, वो आते थे 2 दिन छोड़ के मुझे देखने के लिए। तो उन्होंने सब कुछ उस दिन जाना, उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब डॉक्टर को पता चला कि ऐसा हालत है इनका, तो डॉक्टर ने फीस लेना बंद कर दिया, मेरा इलाज अच्छे से चला। डॉक्टर ने बोला था कि 4 साल लग जाए कि, लेकिन सरोज ने मुझे 4 मंथ में चला के दिखा रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए 2 महीने के लिए जॉब छोड़ा था। उनको लगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस जो है इसको बाहर निकालना है, इसके अंदर हिम्मत बहुत है, बस उसको थोड़ा स्कोप की ज़रूरत है, जो मुझसे नहीं था। क्योंकि मेरे दोस्त ने साथ छोड़ दिया था, मेरी फैमिली ने साथ छोड़ दिया था। मतलब कुछ लोगों की बातें मेरे ऊपर बहुत मतलब अफ़ेक्ट किया था। मैं माँ की वजह से सब कुछ सह रही थी, लेकिन वो अंदर तो दफ़न था ना, उसको निकालना था ज़रा उसको। उन्होंने किसी भी करके मेरी बातों स मेरी मुझे बात करते थे, सब कुछ मन की बात निकालते थे।
कैसे कर करके वो बातों बातों में मुझे मेरी बॉडी मूवमेंट हो रहा था, क्योंकि मुझे जो भी एक्सरसाइज, जो भी थेरेपिस्ट, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, शॉक जो इलेक्ट्रिक जो भी दिया जा रहा था, पेन होता था, लेकिन मैं उनकी बातों से ही पेन सब कुछ सह लेती थी, और बातों बातों में हंसते हंसते मैं रोते रोते सब कुछ कर लेती थी। और फाइनली मैं 4 मंथ में, मैं कभी सोच भी नहीं सकती मैं चल पाऊंगी जिंदगी में। 4 मंथ में मैंने जमीन में पैर रखा था। ये मेरी जिंदगी का पहला स्टेप, अटैक के बाद पहला चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था, और मैंने जीता था, और बहुत कम टाइम में। क्योंकि मन में अगर हौसला हो तो कभी हार नहीं मानते चाहिए। उसके बाद वही सोच आया कि अब तो मैं चल गई, ठीक है, ब्लाइंड हो तो क्या हुआ? ब्लाइंड तो बहुत कुछ करते हैं ना, बचपन से जो ब्लाइंड होते हैं भाई आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कितने बड़े बड़े लेवल पे। ठीक है, मैं छोटे से ही शुरुआत करूंगी, लेकिन कैसे करूंगी? अभी ये तो आ रहा है कि तो वो सोसाइटी रिजेक्ट करेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। और सोसाइटी की जो बातें, बेचारी बन गई, भूत बन गई, विकलांग हो गए, क्या करेगी बच्चे की? इस सारी सोच को मुझे नेगेटिव प्रूफ करना था। और वो कैसे करूंगी? खुद की सोच को, खुद की सोच को डेवलप करके, और खुद की आवाज को बाहर लाके। और वही सोच रहे थे मैं क्या करूँ? फिर सोच रही कि क्यों ना मैं वो ज़िंदगी में चली जाऊँ, जिस टाइम मैंने सपने देख रही थी 16 साल की उम्र में। मैंने बहुत सारे सपने देखना शुरू कर दिया। यार मैं ब्लाइंड होती हूँ, मैं ऐसे सपने नहीं, मैं रोड पे चल रही हूँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे जा रही हूँ, ऐसे कैसे सपने देखना शुरू हो गया। तो फिर मैंने एक कज़न भाई के बोला कि मुझे कुछ करना है, मुझे अनाथ आश्रम में डाल दो, मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने नेट में सर्च किया कि कैसे एक एथलेटिक सर्वाइवल लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो चाम फाउंडेशन का वेबसाइट आया था, वहाँ पे मेल आईडी में उन्होंने मेरे बारे में लिखकर मेरे सबमिट किया। हमारे जो डायरेक्टर है आशीष शुक्ला सर, उन्होंने मुझे पहले फ़ोन किया था 2015 अक्टूबर में, और उन्होंने बोला कि मुझे, उन्होंने मेरे बारे में जब डिटेल्स पूछा, मैंने उनको बोल दिया कि मुझे ले चलो, अब जो भी हो मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे आज़ाद होना है, मुझे बाहर जाना है, इस ज़िंदगी से, मुझे इस ओडिशा से बाहर जाना है। मुझे ले चलो, इस घर से मुझे निकलना है। मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे ले चलो। तो उन्होंने करीब 1 डेढ़ महीने तक मेरे से बात की। हमारे फाउंडर जो है आलोक दीक्षित, उन्होंने मुझे मेरे से बात की, एकदम बहन की तरह ट्रीट करते, बेटी की तरह। तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मुझे एनजीओ के बारे में समझाया कि एनजीओ क्या है, अवेयरनेस क्या है, एस्टेरेटर सर्वाइवर की रिहैबिलिटेशन कितनी बड़ी, मतलब ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है। सच में मैं वहीं पे मतलब सोच में पड़ गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा ना हमारे समाज में, हमारे इंडिया में ना कुछ भी होता है, हम पॉलिटिशियन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उँगली उठाते हैं। ज़िम्मेदारी उनको सौंपते हैं। कभी हमने सोचा है कि ज़िम्मेदारी हम भी ले सकते हैं। हमारे अंदर हम झाँक के कभी नहीं देखते, लेकिन हमारी टीम ने बहुत प्रूव करके देखा, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली। वो सारे टीम यस के थे, बहुत कम उम्र में उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। जब एसिड अटैक मुद्दे में कोई मुद्दा ही नहीं था इंडिया में, 2013 में स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया। इस बात पे वो मुद्दा आई इंडिया में, उसके बाद लॉ आई। लोगों को पता चला कि एसिड अटैक होता क्या है, एसिड पड़ने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। क्योंकि सब केस सुनते थे, न्यूज़ में आती थी, अगर किसी को सुनने में आ रही थी, हाँ, किसी के ऊपर एसिड डाल गया, उसने कुछ किया होगा, उसके ऊपर अटैक हो गया, ठीक है, कब हुआ था, कैसे, बस। उसके बाद एक सर्वाइवर की लाइफ कैसे चल रही है, कैसे वो जी रहा है, कोई नहीं इसके बारे में सोच रहा था। लेकिन हमारे कैंपेन ने इस बात को आगे लाया, सर्वाइव की रिहैबिलिटेशन करना शुरू कर दिया। जब मुझे इसके बारे में पता चला, मेरे मेरे मुझे वही थॉट आया कि हम कैसे कितने गलत हैं, हम हमेशा ज़िम्मेदारी दूसरे के ऊपर क्यों डाल देते हैं? हम हमेशा सरकार, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्यों दोष देते हैं? हम खुद क्यों नहीं बाहर आते? तो मुझे एक बड़ा-सा स्कोप मिल गया, बड़ा-सा मंजिल मिल गया। जैसे भी प्यासे हो ना, प्यासे को पानी मिल जाता है, ऐसे तो मैं एकदम इतनी खुश हो गई थी, जी, जैसे जन्नत मिल गया कि मेरी लाइफ को ऐसा था। तो मैंने 2016 5 जनवरी में कैंपेन जॉइन किया, दिल्ली गई। उस टाइम मैं ब्लाइंड थी। मैं, इतने सारे सर्वाइवर वहाँ पे थे, और मैं सबसे मिली, सबसे बात की, लेकिन हाँ, मैं किसी को देख नहीं पा रही थी। मैं ही एक ब्लाइंड पर्सन थी उस टीम में।
लेकिन तकलीफ तो सेम ही था ना। तो मैंने बोला कि बस वो बहुत हो गया, अब मुझे नहीं रुकना है, अब मुझे भी लड़ना है। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे काम करते हैं कि तो मैं क्यों रुकूँ? मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्मी हूँ। बोलते हैं ना, एक-एक मिलके लाख होता है, लाख में एक कम हो जाए तो वो लाख में नहीं रहता है। तो उस एक बनना मैं चाहती हूँ। मैं लाख नहीं बनना चाहती, मैं एक बनना चाहती हूँ। और मैंने मैंने वहाँ पे काम किया, ब्लाइंड थी, लेकिन हिम्मत मेरा बहुत ज़्यादा थी। मेरा वही काम था कि जैसे कि हमारी टीम में 2 कैप्टे हैं, सबको पता है सिरोज हैंगआउट विथ मैनेजमेंट बाय आर्किटेक्ट सर्वाइवर। आगरा में एक कैफ़े है, लखनऊ में एक कैफ़े है और इस कैफ़े का ओनर ही है सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स कैफ़े को चलाते हैं। उस कैफ़े में मैंने काम किया एज़ ए हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव। मेरा काम था कि जितने सारे सर्वाइवर्स हैं और जो भी जर्नलिज्म आते थे, जो भी मीडिया आते थे, जो भी रेडियो एफएम चैनल से आते थे, जो भी कस्टमर आते थे जो खाने के लिए, जो भी राइटर्स आते थे, सबको स्टोरी सबके बारे में बताना था, कैफ़े क्यों खोला गया, हमारा जो मेन पर्पज़ सब चीज़ें बताना था। और वो मेरे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी मेरी बातें। और मैंने बताया कि कैफ़े कितनी ज़रूरी है। सब पूछते थे कैफ़े क्यों खोला गया? हम अगर ऑफ़िस खोलते कोई नहीं आता। कैफ़े इसलिए किया गया है कि अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग आएँगे खाने के लिए, 10 में तो 5 पूछेंगे ना क्या हुआ था उनके साथ? कैसे हुआ था? लोगों को सोचना चाहिए। उन लोगों को भी जवाब देना था जो लोग थोड़ा-सा स्पॉट होने में भी जॉब के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। और चेहरा जब रहती है तो सोचो क्या हालत हो रहा होगा स्टेटस सर्वाइवर के साथ। ना वो पढ़ पा रहे होंगे, ना वो जॉब कर रहे हैं, वो ज़िंदगी कैसे जिएँगे? उन लोगों को भी आंसर देना था और वो इससे बढ़िया माध्यम कहीं पे नहीं था। तो हम लोगों ने कैफ़े खोला, कैफ़े में बहुत सारे लोग आने लगे। आज ये कैफ़े इंटरनेशनल लेवल पे फ़ेमस है, लोग इतना कैफ़े को प्यार करते हैं। आज हमारे साथ जितने भी सर्वाइवर ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हैं, कोई विक्टिम बन के नहीं जी रहा है, आज ये फाइटर बन के जी रहा है। तो फिर मेरी जर्नी उससे ही शुरुआत हो गई, ज़िंदगी की नई ज़िंदगी जीने शुरू हो गया। तो फिर 2017 में मेरा आई ऑपरेशन हुआ। बहुत ज़्यादा टफ चैलेंजिंग था, ये मेरा सेकंड चैलेंजिंग था। मेरे दोनों आई जैसे राइट आई बाहर आ गई थी, लेफ्ट साइड भी बाहर आ गई थी। सारे हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ओडिशा में दिखाई थी, दिल्ली में दिखाई थी, सबने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। चेन्नई में गई, शंकर नेता हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। तो वहाँ पे जब दिखाई उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन कर देंगे, एक आँखों में बस 20% विजिबिलिटी है, दूसरे आँख लगाना पड़ेगा, कर्निया ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। और ये रेयर है, मतलब 50-50% चांस है, अगर सक्सेस होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव के साथ मेरा ऑपरेशन किया गया। मेरी टीम ने मेरे फाउंडर जो आलोक दीक्षित थे उन्होंने बोला कि बेटा बस दिमाग में पॉजिटिव सोच रखना, कुछ भी नहीं सोचना, कौन क्या बोल रहा है दिमाग से भूल जाओ। तो मैंने ऑपरेशन थिएटर में गई, मेरे आई ट्रांसपेरेंट हुआ, डॉक्टर ने बोला कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ है, मतलब बहुत रिस्क था। मतलब सुबह 8 बजे से मेरा शाम सॉरी 11 बजे के उससे 5 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला था। उसमें 3 ऑपरेशन आँखों के अंदर हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, मेरी नसें डैमेज हो गई थी, मेरी आँसू आने की नली सूख गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें ऑपरेशन किया गया। और 3 दिन के बाद पट्टी खुल गया और डॉक्टर ने बोला कि धीरे-धीरे रोशनी वापस आएगी, कब आएगी हम तो नहीं बता सकते। तो उससे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने और एक चैलेंज के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया था, केस क्योंकि मेरे केस में ना पुलिस ने मेरे केस को फ़ायदा उठा के क्लोज़ कर दिया था 2012 में कि इस नाम से कोई आदमी नहीं है। उस टाइम मेरे माँ के पास कोई मैन पावर नहीं था, मनी पावर नहीं था। माँ ने एफआईआर दर्ज की थी, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, पुलिस ने भी अपना काम रोक दिया क्योंकि पुलिस को उसने खरीद लिया था। और मुझे वो बहुत बड़ा सदमा लगा था कि कैसे होते हैं हमारे समाज के पुलिस। कहीं न कहीं मैं सब पुलिस मैंने गलत सोच लिया था। ये मेरा क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद भी पुलिस चुपचाप बैठ के बोला है कि इस नाम से कोई आदमी नहीं, मैंने झूठे केस कर रहे हो। तो फिर 2016 से मैंने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मेरे पास एक कीपैड फ़ोन थी, मैं यूज़ करती थी बिना देख के नंबर टाइप करके। हमारे घर में उसके जितने सारे कॉन्टैक्ट्स आए थे, सारी लिस्ट थी एफआईआर में दिया गया था, सारे कॉन्टैक्ट्स को मैंने अबाउट 40 से कॉन्टैक्ट्स आए थे, 40 नंबर, तो मैंने सबको कॉल करती थी। किसी ने तो मुझे गाली दे के बंद कर दिया, उसको ही लग गया, उसने तो सिम ही निकाल दिया। एक डर होता है ना
क्योंकि उसने गलत किया, उसको तो डर डर उसके तो पीछे दौड़ेगा, उसको तो दौड़ाएगा ना। वो सोचते उसने सिम निकाल दिया। उसके एक दोस्त की बीवी के साथ मेरी दोस्ती हो गई। और वो दोस्ती की भरोसा दिलाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं डर था, कहीं मैं फँस ना जाऊँ। लेकिन वो बहुत इनोसेंट थे, वो जो हस्बैंड वाइफ थे बहुत इनोसेंट थे, बहुत अच्छे दिल से थे। तो उनसे मेरी बात हुई, मैं 2016 काफ़ी टाइम उनसे बात की। मैंने कभी केस के बारे में ज़िक्र नहीं किया, कभी उठाया नहीं उसके बारे में। और उनकी भरोसा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रस्ट इतना हो गया कि वो रात को 12 बजे फ़ोन करेंगे, उसकी बहन से बात कराएँगे, उसके भाई से बात कराएँगे, उसके पापा-मम्मी से बात करने के लिए मजबूर थी। चाहे मैं कुछ कैसे हालत में हूँ, चाहे मुझे जितना भी पेन हो रहा होगा, लेकिन मैं बात करती थी कि मुझे प्रूफ़ चाहिए थी। बात करते-करते उनके मुँह से मैंने कुछ प्रूफ़ सुना और रिकॉर्ड कर लिया था। जब मुझे एकदम से आइडिया नहीं था वो क्या था, कैसे हुआ था, कहाँ से आया था, उसके घर कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, ना मेरी फैमिली को पता था। उसने इतना बोला था मैं आर्मी में हूँ, मैं इसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बस रिकॉर्ड कर लिया था। 2017 में जब मेरी आई वापस आई, धीरे-धीरे रोशनी वापस आई, तो मैंने 9 सितंबर केस रीओपन किया 2017 को। लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी थे, आईपीएस ऑफिसर थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे एक लाइन बोला था कि आप चिंता मत करना, आपको मैं जस्टिस दिला के रहूँगी, कुछ भी हो जाए। वो बातें मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन उसको अरेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो आर्मी में था और सेंट्रल ऑफिसर था, उसको अरेस्ट करने के लिए हायर अथॉरिटी की परमिशन चाहिए थी। वो बहुत बार कश्मीर गए के चल के आ गए, लेकिन वो नहीं मिला। हज़ार-हज़ार कैंप है, वो कश्मीर बॉर्डर पे ही जॉब कर रहा था। आर्मी वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मैंने सीएम सर को ट्वीट किया 2017-16 नवंबर। ओडिशा आई हुई थी मैं, एक बड़ा इवेंट था, फैशन शो, मेरी टीम आई हुई थी, तो वहाँ पे मैं शो स्टॉपर था। तो वहाँ पे मैंने रूम पे बैठ के होटल में था, तो ट्वीट किया। मेरी टीम ने भी मेरी मदद की ट्वीट करने में। तो सीएम सर का आधे घंटे के अंदर रिप्लाई आ गया। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया उसी दिन 16 नवंबर इवनिंग 6:30 को। उन्होंने गाड़ी भेजा, हम लोग गए सीएम ऑफिस। सीएम के मैं पहली बार सीएम से मिली। आई एम सो एक्साइटेड कि वो सीएम आधे घंटे के अंदर रिप्लाई दे रहे, मैं इतना खुश हो गई थी। वो 19 साल से सीएम है, इतने बड़े इंसान है, अच्छे इंसान है, इसलिए 19 साल से वो सीएम है ओडिशा का। तो मैं उनसे मिली, तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो? मैंने बोला सर मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना हो चुका है। तो पता नहीं कितने सारे केसेस होगा, वो क्या हो रहा होगा उनकी हालत। उन्होंने बस इतना ही सुना, कुछ नहीं सुना। उन्होंने पूछा कि क्या और क्या चाहते हो? उन्होंने सब कुछ समझ लिया कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने मेरी वार्निंग दी कि 7 डेज़ के अंदर उसको अरेस्ट होना चाहिए और जितने सारे ओडिशा में केस पेंडिंग है सबको रीओपन करो और सबके डेटा मुझे चाहिए। अब मेरे केस में जो भी पुलिस ने उसको सपोर्ट किया सबको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। 3 ऑफिसर सस्पेंड हुए थे और फिर 25 नवंबर रात को 2 बजे वो कोलकाता में पकड़ा गया, क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था चुपके से। जब ये नेशनल न्यूज़ हो गई थी, जब सीएम के अंडर केस चला गया, तो भाग गया था। और मेरे केस में 3 स्टेट के पुलिस सपोर्ट कर रहे थे, कोलकाता एंड जम्मू कश्मीर पुलिस एंड ओडिशा। तो वो रात को 2 बजे पकड़ा गया और फाइनली मतलब मैं नहीं बोलती हूँ कि जस्टिस मुझे मिला, क्योंकि हमारे ओडिशा का जो जस्टिस सिस्टम इतना खराब है, आप सबको पता है कि हैक करने वाला, अटैक करने वाला इतना फास्ट होता है, लेकिन उसको पनिशमेंट देने वाला इतना स्लो होता है हमारे कानून। तो अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो जेल पे है, उसको बेल नहीं मिल रहा है। वही तो बड़ी पनिशमेंट उसको मैंने दे दिया ना। उसने वो सोच के एसिड डाला था कि मैं 4 दीवार के अंदर रहूँगी, मैं ज़िंदगी में लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी सड़-सड़ के, मुझे सोसाइटी रिजेक्ट करेगा। उसने जो सोचा था ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसी दिन उसको वो भी सोच में आया होगा ना, मैं प्रमोदिन के ऊपर एसिड डाला था, वो 4 दीवार के अंदर मरने वाली थी। आज मैं 4 दीवार के अंदर जा रही, वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट उसी दिन उसको मैंने दे दिया था। पनिशमेंट तो असल पनिशमेंट तो उसको मिलेगी, जो जुडिशियल सिस्टम है उसको मिलेगी, लेकिन मैंने तो उसी दिन उसको पनिशमेंट दे दिया। अगर सच में उसके अंदर थोड़ा-सा भी इंसानियत बचा होगा, तो वो रियलाइज़ करेगा कि मैंने गलत किया था। अगर नहीं होगा, तो वो ज़िंदगी में कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएगा
और उसकी पनिशमेंट उसको मिल जाएगा धीरे-धीरे। तो इसके बाद मैं दोबारा ये 2 चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, 3 चैलेंज ज़िंदगी में किया, चलना, केस को रीओपन करना, ठीक होना। तो मेरा और ज़्यादा था कि मैं एसिडेंटल सर्वाइवर जो उड़ीसा में उनके लिए काम करूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ करना है क्योंकि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे मैंने सुनने में, लेकिन उड़ीसा में इस मुद्दे में कोई बात नहीं कर रहा था। मेरी केस हाइलाइट जब हुई लोगों को पता चला कि एसिड अटैक होता है क्या? सच में मुझे मतलब शॉक हो रही थी कि लोग क्या है? मीडिया वाला क्यों इतना नहीं कर रहे? तब कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगती थी जब केस होता था ना, अगर कोई भी सर्वाइवर की मीडिया वाला फोटो छपवाते थे, चेहरा ब्लर कर देते और ये बात मैं सबसे अगेंस्ट में गई और मैंने उड़ीसा में इसमें आवाज़ उठाई, क्यों चेहरा ब्लर करते हो? लोगों को कैसे पता चलेगा क्या हो आ रहा है? कितना दर्द हो रहा है हमें, कितना पेन हो रहा है, क्यों डिटेल्स नहीं लिखते हो? तो मीडिया वालों ने बोला कि सर्वाइवर्स की फैमिली अलाउ नहीं करते। जेन्युइन ही बात है, सोसाइटी जिस तरह से हो गया हमारी सोसाइटी, ऑब्वियसली सर्वाइवर्स की फैमिली नहीं मानेगा, तो मुझे उनकी सोच बदलना था। तो मैंने हमारी टीम तो काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन एक छोटा-सा हिस्सा बन के ओडिशा का पार्ट बन के मैं काम करना चाह रही थी। तो मैंने काम करना शुरू किया। यकीन नहीं मानोगे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे सर्वाइवर्स आएँगे। मेरी टीम में अभी 16 सर्वाइवर्स है ओडिशा टीम में। मैं सबके पास गई, रीच आउट किया और मैं सबकी फैमिली से मिली। ये सबसे बड़ी एक ही दिक्कत होता है ना, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे जो इंडिया में जितने सारे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने काउंसलर हायर नहीं किया है। तो जब सर्वाइवर के साथ कुछ हो जाता है ना, उनको स्टेबल करने के लिए पुलिस का भी सबसे बड़ा रोल होता है कि पुलिस उनको एज़ ए काउंसलर, एज़ ए दोस्त उनको समझाए। लेकिन पुलिस इस तरह से बिहेव करता है ना, लोग डर जाते हैं। कुछ कम पुलिस होते हैं जो अच्छे से ट्रीट करते हैं। जेन्युइन बात मैं सबके मुँह पे बता सकती हूँ। जब मैं पुलिस अकेडमी जाती हूँ पूरा ओडिशा स्टेट पुलिस को मैं जब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है कि आप बताओ उनको क्या करना चाहिए, मैं ये बोलती हूँ कि पुलिस को फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि उस समय उन दोनों को बहुत जरूरत है ये सारी चीज। डॉक्टर के भी फ्रेंड होना जरूरत है, लेकिन डॉक्टर के पास इतना टाइम कहाँ होता है। लेकिन पुलिस का जो रोल होता है सर्वाइवर्स की फैमिली की सोच को स्ट्रांग रखना, सर्वाइवर्स को स्ट्रांग रखना। सोसाइटी को तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी का काम ही कहना, लेकिन एटलीस्ट पुलिस को तो ये रोल निभाना चाहिए। जो स मुझे एक इवेंट में मुझे किसी ने बोला था, एक ऑफिसर आए थे कि सर्वाइवर्स की फैमिली केस विथड्रॉ कर देते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैंने बोला ये मानते हुए विथड्रॉ कर देते कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। मैं जब केस रीओपन किया 2017 मुझे इतनी सारी धमकी आई थी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे किसी ने बोला था तुझे मर्डर कर देंगे। मुझे लोग फॉलो करने में लगे थे। लेकिन मेरी पुलिस ने बोला था, जो एसपी थे उस टाइम 2000, उन्होंने बोला एक लाइन बोला था, बहुत सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में आएगी, धमकी आएगी, तुम्हें पैसे का लोभ दिया जाएगा, लेकिन मूव ऑन मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो एक लाइन ना मेरे अंदर इतनी, चाहे मैं मर जाऊं, कोई मुझे मार दे, मुझे कोई इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ सकता है मेरा, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। क्या आपने सर्वाइवर्स की फैमिली को कभी ऐसा कहा है? ऐसा कहना बहुत जरूरी है, उनकी स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैंने आवाज़ उठाई, आवाज़ अवेयरनेस के ऊपर काम किया, एसिड सेल के ऊपर काम किया। फिर मैंने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर काम किया क्योंकि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था अब्यूज़। क्योंकि बाप मेरे पापा नहीं थे, हमारे खुद के लोग, घर के पास लोग कहीं न कहीं कोई टॉर्च कर देता था और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ था। जब मुझे याद आता है ना, किसी ने मुझे ऐसे छुआ था, सीरियसली मैं तो रोम खड़े हो जाते, कैसे छू सकता है मुझे? क्योंकि मुझे कोई ना करने वाला या मेरी बहन को कोई ना करने वाला सिखाया नहीं था। मेरी माँ को सब कुछ पता था, लेकिन मेरी माँ ना कहने के लिए, उसको भी नहीं पता था ना कैसे कहे, उसके माँ-बाप ने भी सिखाया नहीं था। तो मुझे इसमें काम करना है। मैं मानती हूँ इसमें हर जगह में काम होता है, स्कूल में भी इसकी कोशिश है, लेकिन मैं भी एक ज़िम्मेदारी पे सर पे लेती हूँ। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ ना, लोग हमेशा दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर डाल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल देते हैं, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। क्या हमने कभी खुद को झाँक के देखा है हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर कहाँ क्या है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, जो कन्या भ्रूण हत्या होता है, आप अमेरिका, यूरोप में जाओ, वहाँ पे इसके लिए कोई लॉ नहीं है, क्योंकि
कोई किसी को मतलब लॉ नहीं है कि कोई जो प्रेग्नेंट जब होता है कोई, तो उसका वो कंप्यूटर कर सकता है कि हाँ लड़का है कि लड़की है। क्योंकि वहाँ पे उनको अलाउ है, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कन्या को मारते नहीं है। इंडिया में इसकी लॉ की ज़रूरत है, लॉ होने के बाद भी फिर भी ऐसा होता है, क्योंकि वो कहाँ तक जाएगा? बेडरूम में ये जब सोच आती है, तो बेडरूम में थोड़ी ना पुलिस जाएगा, कानून जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा? सोच यहाँ से बदलना चाहिए, एसिड कहीं दुकान में नहीं है, एसिड यहाँ पे है, यहाँ से निकलना चाहिए। ये सारी सोच, सारी जो गंदगी है, हमें दिमाग में, दिल में है। हमें दिमाग से, दिल से निकालना चाहिए। और जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, जितने भी रूल्स कानून बना लो, कुछ नहीं होने वाला है। इक्वालिटी नहीं है। पहले इक्वालिटी के ज़ीरो लेवल है हमारे इंडिया में। पहले तो इसके लिए लड़ाई होती थी, हर परिवार में कंपेयर किया जाता था। अभी तो ऐसा मतलब पहले भी इंसान ऐसा था कि कंपेयर करते-करते किसी को इंसान बनाने के लिए सोच नहीं रहा था। बस मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी बेटी को ससुराल जाना है, बेटा को ये करना है, बेटा को मर्द बन के रहना है, बेटे को ससुराल जाके किसी के अंडर रहना है। यही सोचता। अभी क्या हो गया है, अभी जितना भी देश डेवलप हो रहा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हाथों में मोबाइल पकड़ा रहते हैं, भाई कार्टून देखो, वीडियो देखो, बस जिंदगी वही है। हर घर में बच्चे के पास मोबाइल है, लेकिन कोई नहीं सोचता है मेरा बच्चा कब कैसे इंसान बनेगा। हर कोई चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। ये गलत सोच नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान बनाने के लिए तो सोचना बहुत जरूरी है। मोबाइल पकड़ने से क्या हो जाएगा? इंसान बन जाएगा। वही क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है। लॉकडाउन में भी लोग घर में थे, बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन साइबर क्राइम कितना हो रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस कितना आ रहा था। ये सब हमारी सोच से बदलेगा। शुरुआत परिवार से होगा, पेरेंट्स से होगा, बच्चों को किस तरह से। और एक बात कि बच्चे को सामने हम बच्चे को बोलते हैं कि नहीं ये झूठ है, ये झगड़ा है, ये गंदी गाली है, लेकिन बच्चों के सामने ही हम फाइट करते हैं आपस में। कभी सास-बहू के अंदर फाइट, कभी पति-पत्नी के अंदर फाइट, कभी सास-ननद के अंदर फाइट, कभी बहन-बहन के अंदर फाइट। अब वो बातों में इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देते, कितना स्लैंग यूज़ करते, कितना क्या-क्या वर्ड यूज़ करते। अब वो आपने जितनी भी पॉजिटिव बातें उसको सिखाई थी, वो सारे गेट आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो बात उसके अंदर घुस जाता है। उसको चेंज करें, खुद को भी चेंज करना चाहिए। हम अपने बच्चे के सामने किस तरह से बातें बिहेव करते हैं। परवरिश अच्छे देने से नहीं होता है, परवरिश यहाँ से होता है। आप जिस तरह से आप रहोगे तो उस तरह से वो बढ़ेगा। आप चाहे उसको चॉकलेट खिलाओ, जहाँ भी खिलाओ, लेकिन आप उस तरह से नहीं रहोगे तो कैसे होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो सोच शुरुआत से ही परिवार से ही होना चाहिए। दूसरे को दोष डालने में, हमारी समाज में दोष, किसी को दोष देने में, खुद के अंदर झाँक के देखना चाहिए। तो परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने शुरुआत कर लिया, इतनी तकलीफ के बाद भी मैंने शुरुआत कर लिया, और कभी मैं पीछे मूव ऑन नहीं करूँगी। चाहे मेरी जान चली जाएगी, मूव ऑन तो मेरी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी जीना सीख लिया है। तो अभी शुरुआत आपको भी करना है। थैंक यू।